नमस्कार बच्चों। कल हमने दो बैलों की कथा पढ़ी। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? बच्चों, कांजी हाउस एक जगह का नाम है जहाँ पर आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है। वहाँ पर पशुओं का एक रिकॉर्ड रजिस्टर भी होता है जिसमें पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि यहाँ पर कितने पशु आए, कितने हैं, नहीं हैं। तो रोज़ कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी इसी वजह से ली जाती थी ताकि पता चल सके कि सभी पशु सुरक्षित है या नहीं और कहीं कोई भाग तो नहीं गया। दूसरा प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की सौतेली माँ थी जो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। वह हमेशा उसे डांटती और मारती रहती थी। गया के घर में हीरा और मोती के साथ भी वैसा ही व्यवहार होता था। ऐसे में छोटी बच्ची को बैलों की और अपनी स्थिति एक जैसी लगती थी और इसी कारण छोटी बच्ची को बैलों के साथ बहुत सहानुभूति थी। वह रोज देखती थी कि किस तरह से बैलों को बेचारों को रोज सूखा भूसा खाने को मिलता है। तो उसे लगने लगा था कि बेचारे सारा दिन काम करते हैं और रात को इनको सही ढंग से खाना भी नहीं मिलता। तो उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और वो उन्हें छिपकर रोटी भी खिलाने लगी। अगला प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? बच्चों, हमने कहानी पढ़ी तो उसमें कई जगह हीरा मोती के माध्यम से जीवन मूल्यों के बारे में बताया गया है, नीति विषयक मूल्यों के बारे में बताया गया है। हम उन्हें याद करते हैं और एक एक करके उन बिंदुओं को लिखते हैं। पहली बात, औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। एक बार कहा था हीरा ने मोती से कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, यानी औरतों का सम्मान करना चाहिए, उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। दूसरा बिंदु, गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, उसके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तीसरा, संकट में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि संकट में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। बच्चों, हमने देखा हीरा और मोती दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि संकट के समय दोस्त छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हीरा और मोती में वो बात नहीं है। जब मोती संकट में था तो हीरा उसके लिए रुका। हीरा अगर संकट में है तो मोती उसके लिए मदद करता है, उसके साथ ही रहता है। दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तो एक शिक्षा हमें ये भी मिलती है कि संकट में भी हमें अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा, आज़ादी के लिए मरते दम तक संघर्ष करना चाहिए। बच्चों, आज़ादी के लिए संघर्ष जब हम करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। संघर्ष करने पड़ेंगे, लोगों की प्रताड़नाएं सहनी पड़ेंगी, लेकिन तब भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मरते दम तक आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। नंबर 5, किसी के सीधेपन के कारण उसे मूर्ख नहीं समझना चाहिए। नंबर 6, सदैव दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि कर भला तो हो भला। नंबर 7, किसी भी संकट का मुकाबला एकजुट होकर करना चाहिए। देखो, सांड जब आया तो हीरा और मोती दोनों ने मिलकर उसे भगा दिया, जबकि वो दोनों से ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन चूंकि दोनों ने एकजुट होकर मुकाबला किया तो वो जीत गए। 8वां बिंदु, संकट में भी हमें अपने आदर्श नहीं छोड़ने चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जब हम सुविधाओं के साथ रहते हैं, आराम से रहते हैं, तो आदर्शों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब संकट में फंसते हैं तो हम लोग अपने आदर्श छोड़कर परिस्थिति के अनुसार ही खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने ही संकट में हो तब भी हमें अपने आदर्श जो है वो नहीं छोड़ने चाहिए।
अगला प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? बच्चों, गधे शब्द का प्रयोग रूढ़ अर्थ में हम हमेशा मूर्ख के रूप में ही करते हैं। किसी को मूर्ख कहना हो तो हम उसे गधा कहते हैं। लेकिन प्रेमचंद का ये मानना है कि गधा तो किसी ऋषि मुनि की तरह से है, जिस प्रकार से ऋषि मुनि सहनशील होते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो गधे में भी ऋषि मुनियों जैसे ही गुण हैं, वही गुण उसमें पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोग सीधे लोगों को मूर्ख समझते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि गधे को मूर्ख नहीं मानना चाहिए, वह सीधा है और वह किसी ऋषि मुनि की तरह से है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती की दोस्ती घनिष्ठ थी। दोनों में समर्पण भाव था, दोनों हमेशा साथ रहते थे। खेत में हल जोतते समय भी दोनों की कोशिश रहती थी कि मुझ पर ज़्यादा बोझ रहे और मेरे दोस्त पर कम रहे। वो घर में भी दोनों एक साथ बैठते, एक साथ उठते, नांद में एक साथ मुंह डालकर अपना खली और चारा खाते। कांजी हाउस में जब वो मुसीबत में पड़े तब भी एक ने दूसरे की मदद की। उनमें से एक अपने दोस्त को छोड़कर भाग सकता था, लेकिन वह नहीं भागा, अपने दोस्त के साथ वो वहीं रुका। इसी तरह से मटर के खेत में जब वो गए तब भी दोनों ने एकता का परिचय दिया। जब सांड से लड़ाई हुई तब भी हम देखते हैं कि दोनों की गहरी दोस्ती ने ही सांड को पराजित किया। इसी तरह से दड़ियल कसाई से भागने में भी वो दोनों एक साथ ही मिलकर सफल हुए थे। तो दोनों में गहरी दोस्ती थी। इस प्रकार की दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। लेखक ने कहा भी है कि दोनों में न जाने ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति थी कि वो बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते थे। अगला प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, हमारा समाज पुरुष प्रधान है। ऐसे में पुरुष महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, उन पर अत्याचार भी होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। प्रेमचंद भी हमारी इसी पुरानी धारणा के समर्थक हैं। उन्होंने अपनी इसी विचार को, अपने इसी दृष्टिकोण को बताने के लिए हीरा और मोती के माध्यम से इस नैतिक मूल्य को बताया है। नैतिक मूल्य को उन्होंने उनके माध्यम से पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? किसान के जीवन में पशुओं का बहुत महत्व होता है। अक्सर किसान अपने पशुओं के साथ पशुओं की तरह बर्ताव ना कर अपने संतान की तरह या अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह ही बर्ताव करते हैं। खेती के लिए बैल प्रमुख आधार स्तंभ होते। किसानों को बैलों के साथ हमदर्दी और स्नेह का व्यवहार करना ही चाहिए। झूरी अपने बैलों से बहुत अधिक प्यार करता है और उसके बैल भी अपने मालिक के लिए जान देने तक को तैयार रहते हैं। बार बार वे कैद से मुक्त होकर अपने मालिक के पास पहुंच जाते थे। गया ने हीरा और मोती के साथ जब दुर्व्यवहार किया तो उन्होंने भी गया के साथ सहयोग नहीं किया और बार बार वे गया के प्रति अपना विद्रोह प्रकट करते रहे। इससे हमें पता चलता है कि पशु भी इंसानों की ही तरह इंसान के व्यवहार को समझते हैं। उन्हें इस बात का पता होता है कि कौन उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहा है और कौन उनके साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार कर रहा है। वो इस प्रकार की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं। पशु को भी पता होता है कि प्रेमपूर्ण व्यवहार क्या है और प्रेमपूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ उन्हें किस तरह का बर्ताव करना है। अगला प्रश्न, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए।
बच्चों, हमने कहानी में देखा कि हीरा के तुलना में अगर देखें तो मोती काफ़ी क्रोधी था, बहुत जल्दी क्रोध करने वाला, मारपीट करने पे उतारू होने वाला है। लेकिन अगर हम पूरी कहानी पढ़ें और उसके विचारों को देखें तो उसका स्वभाव सिर्फ क्रोधी होना या विद्रोही होना ही नहीं है, बल्कि वह स्वभाव से परोपकारी भी है। दूसरों के लिए उसके मन में अपार स्नेह है। दूसरों के सुख में ही वो अपना सुख समझता है। कांजी हौस में वो खुद आज़ाद होकर भाग नहीं सकता था, तब भी उसने अन्य सारे पशुओं को आज़ाद करवा दिया, लेकिन उसे वो खुद नहीं भाग पाया। इस बात का दुख उसे इतना नहीं था जितनी इस बात की खुशी थी कि कम से कम ये इतने सारे प्राणी तो इस प्रताड़ना वाली जगह से निकल कर भाग गए, वो तो अब आराम से रहेंगे, आज़ाद हो गए। मुसीबत के समय वो सबकी सहायता करता है। इसे पता चलता है कि वो हृदय से दयालु है, करुणायुक्त है और परोपकारी है। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। क, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यहाँ हीरा और मोती की दोस्ती की बात की गई है, उनकी मित्रता की बात की गई है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि दोनों दोस्त हमेशा एक साथ रहते, एक दूसरे के मन की बात को बिना कहे समझ लेते। प्रेमचंद को लगता है कि उन दोनों के पास कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे वो बिना बोले एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उसके पास चेतना है, विवेक है और वह इसके प्रयोग से अपने विचारों का आदान प्रदान कर भी लेता है। किंतु कहानी में ये बताया गया है कि जानवर इस मामले में मनुष्य से भी श्रेष्ठ हैं कि वो बिना बोले भी एक दूसरे के सुख दुख को समझ लेते हैं, या सामने वाले की क्या मंशा है, वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, ये बात वो देख कर ही भांप लेते हैं। अगला प्रश्न, ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। जब हीरा और मोती गया के घर में गए तो वहां गया ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वह उनसे पूरा काम लेता था, उनको मारता पीटता था और खाने के लिए सूखा चारा देता था। हीरा और मोती को इस प्रकार के व्यवहार की आदत नहीं थी, वे बड़े स्वाभिमानी थे। ऐसे में वो उस चारे को खाना नहीं चाहते थे। लड़की आकर देखती थी कि दोनों बैल सीधे खड़े हैं, पूरा का पूरा चारा उनकी नांद में पड़ा है, वो मुंह भी नहीं लगा रहे हैं और उनके साथ अच्छा बर्ताव घर में नहीं हो रहा है। ये देखकर लड़की को बैलों के प्रति स्नेह उमड़ आया। उसने सोचा कि बैलों की और उसकी एक जैसी ही स्थिति है। ऐसे में वह रोज रात को एक एक रोटी दोनों बैलों को खिला जाती थी। उस एक रोटी से बैल के इतने बड़े शरीर में तो क्या फर्क पड़ना था, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि किसी ने उन्हें प्रेम पूर्वक जो खाना खिलाया है उससे उनकी आत्मा तृप्त हो गई है, उनके हृदय को मानो भोजन मिल गया है। प्रश्न 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया, क्यों? बच्चों, इसमें 4 विकल्प हैं हमारे पास। गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात ना थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। अब आप देखिए, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, कुछ हद तक हम इसको भी ठीक मान सकते हैं। 2 विकल्प हैं जो ठीक हैं। गरीबी के कारण खली खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, ये बात सही नहीं है क्योंकि खली उसके घर में थी, वो अपने बैलों को खिलाता था। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। हाँ, यह बात हो सकती है क्योंकि जब वह झूरी के घर से उनको लेकर आया था तब उन्होंने उसे बहुत परेशान किया। जब उसने उनको खेत में जोतना चाहा तब भी उन्होंने गया के साथ सहयोग बिल्कुल नहीं किया था। तो सबसे सही तो बच्चों यही है कि वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था, लेकिन कुछ हद तक ये बात भी सही है कि वो स्वार्थी है और दूसरे के बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता। तो ऐसे में हम इन दोनों को ही सही मानेंगे, लेकिन सबसे नज़दीक इसमें ग होगा।
रचना और अभिव्यक्ति। 11वां प्रश्न। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती ने जब भी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें प्रताड़ना ही मिली। पहली बार गया के घर से वापस आने पर झूरी की पत्नी ने उन्हें सूखा भूसा दिया। दूसरी बार झूरी का साला उन्हें गाड़ी में जोत कर ले आया और मोटी रस्सी से बांध दिया। खाने के लिए सूखा भूसा दिया। उनसे खेतों में हल जोता जाने लगा, जब उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। कांजी हाउस की दीवार तोड़ने की कोशिश में भी हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया और कई डंडे पड़े। जब मोती ने दीवार तोड़कर सभी जानवरों को भगाया, तब भी उसे खूब मारा गया और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। इस तरह हमने देखा कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर हीरा और मोती को हर बार प्रताड़ना ही झेलने को मिली। लेकिन हमारा ये मानना है कि चाहे उन्होंने प्रताड़ना झेली, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, लगातार प्रयास करते रहे और आखिरकार उन्होंने आज़ादी पा ही ली। प्रश्न 12। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? बच्चों, इस पाठ की शुरुआत में ही हमने चर्चा की थी कि ये कहानी सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय लोगों को जागृत करने के लिए ही प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी थी। क्योंकि उस समय प्रत्यक्ष रूप से जब कोई बात कही जाती थी तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा हो जाता था और लेखक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस समय नहीं थी। ये कहानी भी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। जब देश पर अंग्रेजों का शासन था तो किस प्रकार से भारतीयों को उनके अत्याचारों का सामना करना पड़ता था, कुछ वैसा ही हीरा और मोती के साथ भी होता है जब वो गया के पास जाते हैं। प्रेमचंद ने अप्रत्यक्ष रूप से इस कहानी में ये बात भी कही है कि गधा एक सीधा साधा और सहनशील प्राणी है, इसी वजह से लोग उसे मूर्ख समझते हैं। उसी प्रकार से भारतीय लोग भी बहुत सीधे हैं, इसी वजह से अंग्रेज उन्हें मूर्ख समझते हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को ये बात कही है। इसी प्रकार से कई जीवन मूल्य जो इनमें आए हैं, नैतिक मूल्य आए हैं, उनसे भी हमें पता चलता है कि स्वतंत्रता संग्राम की ही बात कही गई है। स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, उनको भी जब भी उन्होंने संघर्ष किया, जब भी उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्हें प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, बहुत कष्ट उन लोगों को सहने पड़े, इतनी यातनाएं उन लोगों को दी गई, लेकिन तब भी वो लोग हिम्मत नहीं मारे और आखिरकार उन्होंने भारत को आज़ाद करवा दिया। इसी प्रकार इसमें भी हीरा और मोती को कई बार प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन आखिरकार वो लोग आज़ाद होने में कामयाब हो गए। तो हमें लगता है कि हाँ, यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है। भाषा अध्ययन। बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। बच्चों, ये आपको स्वयं ही छांटने पड़ेंगे। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और इन शब्दों को आप छांटिए। अगला प्रश्न आपका है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भेद भी लिखिए। बच्चों, ये पूरा टॉपिक मैं आपको अलग से करवाऊंगी और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप रचना के आधार पर वाक्य भेद को पहचानेंगे और उसके उपवाक्य को छांटकर उसके भेद को लिखेंगे। इसके लिए हम अगली कड़ी में इसे रखेंगे। अभी हम 15वां प्रश्न देखते हैं कि इस कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, हम मुहावरे भी आप ही लोग छांटोगे, इसमें से ढूंढिए और जो मुहावरे आपको मिलते हैं फिर हम उन पर चर्चा करेंगे। कुछ मुहावरे मैं आपको बताती हूँ। पहला, जी तोड़ काम करना, अर्थात पूरी मेहनत से काम करना। वाक्य में प्रयोग अगर हम इसका करेंगे तो परिश्रमी लोग जी तोड़ काम करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी पूरा दृढ़ता के साथ जवाब देना। लोग उसी से डरते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं। दांतों पसीना आना,
यानी किसी कार्य को करने में बहुत अधिक परिश्रम लगना। जब गया बैलों को अपने घर लेकर गया तो घर तक ले जाने में उसको दांतों पसीना आ गया। गम खा जाना, गम खा जाना यानी दुख को सहन कर लेना, सहन शक्ति होना। बेचारे भारतीय लोग बहुत सीधे हैं और किसी भी बात पर पलट कर जवाब नहीं देते। कोई दो बात कहे भी तो गम खा जाते हैं। या इसका इस प्रकार से भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो कि स्वाभिमानी व्यक्ति गम खा जाते हैं पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। कसर उठाना, कोई कमी रखना। श्याम अपने मालिक की हर बात को मानता है और उसके द्वारा दिए गए कार्यों में वह कोई कसर नहीं उठा रखता है। इसके अलावा बच्चों और अगर आपको मुहावरे मिलते हैं तो वो ढूंढिए और फिर हम उन पर चर्चा करेंगे। एक और मुहावरा आया था 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। इसके अलावा अगर कोई और मुहावरा, फूल की छड़ी से छूना, एक मुहावरा ये भी आया है, यानी बहुत लाड़ से रखना। झूरी अपने बैलों से इतना प्यार करता था कि कभी उसने उसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। 14वें प्रश्न के लिए हम एक बार फिर मिलेंगे, वो अलग से आपको टॉपिक में करवाऊंगी। अभी आप अब आज जितना करवाया गया है ये काम कंप्लीट करें। धन्यवाद।